नमस्कार, मैं हूं पल्लवी नागपाल जरत। तो स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन में, जहां हम आपको घर खरीदने से पहले वो सारी बातें बताते हैं जो बिल्डर आपको कभी नहीं बताएगा। आज का हमारा विषय है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। देखिए, ये प्रॉपर्टी ना रेडी टू मूव इन घर से काफी सस्ती पड़ती है। बिल्डर 3 से 5 साल में पोजीशन देने का वादा भी करता है, लेकिन अक्सर हमने ये देखा है कि ये वादे पूरे नहीं होते हैं। घर खरीदना एक बड़ी लाइफ अचीवमेंट होती है, लेकिन कई बार जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य में परेशानी का कारण बन जाते हैं, खासकर तब जब बात होती है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की। तो आज के शो में हम बात करेंगे उन बड़ी गलतियों की जो होम बायर्स करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदने के वक्त, और अगर आप इनसे बच गए तो आपका सफर होगा स्मूथ और सिक्योर। तो बस आज हम अपने शो में यही चर्चा करने जा रहे हैं। हम आपको हमारे शो में आज ये बताएंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने के क्या नफा नुकसान है। देखिए, फायदे नुकसान की आज हम जो है बात करेंगे। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि बायर्स अग्रीमेंट में छिपी हुई शर्तों को आप कैसे जो है वो समझ सकते हैं। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे करें निर्माण प्रगति की सही जांच। भाई, निर्माण जो है वो घर का ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, जितनी स्पीड पे बनना चाहिए घर है या नहीं है। उसके अलावा बात इस बारे में कि रेरा रजिस्ट्रेशन और कानूनी अहमियत क्या है। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि क्लब जिम जैसी सुविधाएं जो है वो कब तक जो है मिल जानी चाहिए। और सबसे अहम मुद्दा ये रहेगा कि फ्लैट अगर आप कैंसिल कर रहे हैं तो कितना पैसा जो है वो कटेगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आगरा के विवेक शर्मा की। सस्ती डील और बड़ी सुविधाओं के लालच में विवेक ने जो जल्दबाजी में फैसला लिया वो आज सालों की परेशानी बन चुका है। आगरा के विवेक शर्मा ने 4 साल पहले एक बड़े नामी बिल्डर की अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में 3 BHK फ्लैट बुक किया था। उन्हें बताया गया कि पोजीशन 2 साल में मिल जाएगा और प्रोजेक्ट में क्लब, जिम और स्विमिंग पूल जैसी शानदार सुविधाएं होंगी। फ्लैट तो जैसे तैसे चौथे साल में मिल गया, लेकिन आज 7 से 8 साल बाद भी सुविधाएं अधूरी हैं। बिल्डर का कहना है कि ये सुविधाएं सेकेंड फेज में पूरी होंगी, जो अभी शुरू ही नहीं हुआ। एग्रीमेंट में सिर्फ फ्लैट की डिलीवरी डेट लिखी थी, बाकी सब वादे मुंह जुबानी ही थे। विवेक कहते हैं, अगर हमने एग्रीमेंट में हर बात लिखवाई होती तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। इस तरह की दिक्कत आपके साथ ना हो, इसी कारण से आज हम ये खास शो लेकर आए हैं। और इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट और प्रॉपर्टी मार्ट के फाउंडर सुरेंद्र खरिया जी जुड़ रहे हैं, जो हमें ये बताएंगे कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी अगर आप भी खरीदने जा रहे हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। सुरेंद्र सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पल्लवी, थैंक यू। सबसे अहम मुद्दा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी। हर कोई जो है वो खरीदना तो चाहता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि घर जो है वो हमें सस्ता पड़ जाएगा, 2-3 साल बाद अच्छा चलो मिल जाएगा, बिल्डर वादा तो कर रहा है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आज अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है इस चक्कर में कि वो सस्ती है, तो उसको किन किन बातों का सबसे पहले ख्याल करना चाहिए? पल्लवी, अंडर कंस्ट्रक्शन में जो प्रॉपर्टी होती है उसमें सबसे पहले देखना चाहिए कि इसका रेरा के हिसाब से कब कंस्ट्रक्शन का टाइम है, रेरा में उसका रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। अगर ये भी चेक करना है कि जो प्रोजेक्ट है वो किसी रीजन से डिले हुआ है क्या पहले। डिले हुआ तो उसके रीजंस क्या हैं, आज का स्टेटस क्या है, आज उसमें कितने स्टाफ हैं, कितने लोग हैं जो काम कर रहे हैं, आज की बिल्डर कमिटमेंट क्या कर रहा है। इस तरह की सारी चीज़ों को मिला के फिर हम एक डिसीजन लेते हैं कि हमको इसमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, हमने ये अक्सर देखा है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ में तो खास तौर पे कि प्रोजेक्ट जो होते हैं वो डिले होते ही रहते हैं। रेडी टू मूव इन घर खरीदना लोग इसीलिए शायद आज प्रेफरेंस रखते हैं कि भाई चलो सामने बना हुआ घर है, हम कल से रहने भी लग सकते हैं। लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन में बिल्डर अक्सर वादा करता रहता है कि तुम्हें 2 साल में मिल जाएगा, फिर कह देगा कि अच्छा टाइमलाइन जो है 6 महीने के लिए जो है वो बढ़ गई है, फिर अगले और 6 महीने के लिए बढ़ जाती है। तो ऐसे में क्या प्रावधान है, हम कहाँ पर जाकर ये शिकायत कर सकते हैं कि भाई ये कंस्ट्रक्शन बार बार जो है वो डिले होता जा रहा है, पोजीशन अब तक नहीं मिल रहा है, तो कहाँ पर जाकर जो है इसकी शिकायत की जा सकती है? पहले जो बिल्डर्स होते थे वो कंपटीशन के चक्कर में कंस्ट्रक्शन का जो टाइम है वो 3 साल, 3.5 साल, 4 साल के आसपास का एक यूजुअली शो करते थे कि हम इतने में दे देंगे। बट जब से रेरा आया तो रेरा ने स्टैंडर्ड 5 साल का एक टाइम किया हुआ, 5 साल में आपको प्रोजेक्ट डिलीवर करना है। सो
5 साल का वो जो टाइम है वो बिल्डर को ऑलरेडी मिला हुआ है। उसके बावजूद भी अगर बिल्डर डिले कर रहा है किसी भी रीजन से, आप इसकी शिकायत रेरा से कर सकते हैं। आप रेरा में जाके अपने जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको बता सकते हैं और फिर रेरा उसके लिए सॉल्यूशन आपको जरूर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो रेरा जो है आपको सोल्यूशन दे सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप कोई प्रोजेक्ट ले रहे हैं तो ये ज़रूर चेक करें कि उसका रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, क्योंकि अगर वो रेरा में रजिस्टर ही नहीं है तो शायद हम फिर कंप्लेंट भी नहीं कर पाएंगे। सो बेसिकली जब भी किसी प्रोजेक्ट में आप ले रहे होते हैं तो आपको रेरा के साइट पे जाके उसको ज़रूर चेक करना है कि ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और बिल्डर ये रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। अगर रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है तो वो प्रॉपर्टी चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो जिला परिषद की हो, चाहे किसी भी जगह की हो, इसका मतलब ये है कि उसके अप्रूवल्स बराबर से नहीं है, इसलिए उसने रेरा का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। इस तरह की प्रॉपर्टी से आपको पूरी तरीके से बचना चाहिए और किसी भी तरह की झांसे में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो झांसे में नहीं आना चाहिए। और तभी हम हमेशा कहते हैं कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सोच समझ के जो है फैसला लेना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जल्दबाजी में फैसला ले भी लेते हैं, उसके बाद अगर हमें ये पता लगे कि बिल्डर जो है उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, हमने कुछ इनिशियल पेमेंट कर दिया है या कुछ हमारे इंस्टॉलमेंट्स वगैरह जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या हम उस प्रोजेक्ट से निकल सकते हैं? क्या हम अपना जो भी हम घर खरीदने का फैसला ले रहे थे उसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्या? देखिए, जब भी कोई बिल्डर आपको कोई प्रोजेक्ट दे रहा होता है तो आप किसी ना किसी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के द्वारा उसके पास जा रहे होते हैं। तो बिल्डर के क्लॉजेज में रहता है कि अगर आप प्रोजेक्ट के बीच में अपने आप को कैंसिल करते हैं और रिफंड की डिमांड करते हैं तो वो एक सर्टेन अमाउंट उसमें वो लिखता है कि इतना, यूजुअली 10% के आसपास अमाउंट रहता है जो टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आपका रहता है, उतना वो डिडक्ट करेगा और बाकी पैसा वापस कर देगा आपको। लेकिन इसके बावजूद भी अगर डिफॉल्ट कहीं बिल्डर की तरफ से आ रहा है तो आप रेरा के पास जाके उसका पूरे रिफंड का और मैं ब्याज के पैसे की आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो बिल्डर की तरफ से डिफॉल्ट होना चाहिए। अगर आपकी तरफ से डिफॉल्ट है तो फिर वो रेरा भी आपकी हेल्प नहीं कर पाया, क्योंकि एग्रीमेंट में आपने साइन किया हुआ है कि इतना पैसा डिडक्ट करके मुझे दे देंगे तभी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो यूजुअली 10% के आसपास का क्लॉज हर बिल्डर का रहता है। वो ये मान के चलते हैं कि इतना एक्सपेंसेस उनका आपकी बुकिंग करने में हो गया। ठीक है, तो मतलब अगर हमारी साइड से यानी कि होम बायर की साइड से कैंसिलेशन है तो 10% के आसपास का जो है वो पैसा काट के देगा, और अगर बिल्डर का डिफॉल्ट है तो हम जो है ब्याज तक क्लेम कर सकते हैं। ब्याज क्लेम कर सकते हैं, रेरा के साथ जा सकते हैं कि साहब दिस वाज माय प्लानिंग और इतने टाइम में इनको देना चाहिए था, या यहाँ ये डिफॉल्ट कर रहे हैं और ये हमको सूट नहीं करता है, या तो आप डिफॉल्ट ठीक करवाइए या फिर मेरा पैसा मैं ब्याज के वापस कराइए। और अगर बिल्डर डिले कर देता है, बिल्डर की वजह से ये डिले हो रही है, तो कई बार अक्सर ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे किराए के घर में रह रहे हैं और हमने अपना पैसा जो है उधर लगाया और ये सोच के लगाया कि 2 साल के बाद जो कि बिल्डर ने कहा था पोजेशन मिल जाएगा, तो क्या हम उसके बाद का किराया भी क्लेम कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन कई बार रेरा थोड़ा सा रिलक्टेंट रहता है, क्योंकि उसको ये भी देखना है कि बिल्डर पे बहुत ज़्यादा पेनल्टी ना लग जाए कि बिल्डर अपना प्रोजेक्ट ही कंप्लीट ना कर पाए, क्योंकि फंड से काम होना है, पैसे से ही काम होना है उसका। तो वो थोड़ा सा रेरा कई बार रिलक्टेंट हो जाता है इस तरह की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। बट हाँ, अगर आप रिफंड की बात करते हैं तो ब्याज के साथ पैसे वापस जरूर कराने की वो कोशिश करता है, ऑर्डर करता है रेरा। ठीक है, तो रेरा जो है वो थोड़ा सा आपको जो है वो इस तरीके से हेल्प कर सकता है कि अगर आपका पैसा किसी प्रोजेक्ट में फंसा हुआ है, आप जाके कह रहे हैं कि भाई बिल्डर ने जो है मुझे वक्त से पोजेशन नहीं दिया हुआ है और जैसा उसने वादा किया था, तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा, साथ में ब्याज जो है वो भी मिल सकता है। लेकिन जैसा कि अभी सुरेंद्र जी ने बताया कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपका प्रोजेक्ट जिसमें भी आप घर खरीद रहे हैं वो रेरा के अंडर रजिस्टर्ड ज़रूर होना चाहिए। तो जब भी आप घर खरीद रहे हैं तो सबसे पहले इस चीज़ को ज़रूर क्रॉस चेक कीजिए कि आप जो प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो रेरा के अंडर आता है या नहीं आता है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो रीसेल में भी इस तरीके के फ्लैट्स खरीदते हैं, डायरेक्ट बिल्डर से ना जाके एक ऐसे बायर से ले लिया जिसने बिल्डर से ही खरीदा होगा। क्या वो सेफ और सिक्योर माना जाता है? देखिए, जो रीसेल के फ्लैट्स रहते हैं, अगर बिल्डर के पास में इन्वेंट्री बची हुई है तो वो बिल्डर से हमेशा सस्ते बाजार में मिलते हैं। सो आपको जब इस तरह की कोई प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट कर रहे हैं उसके पहले बिल्डर के ऑफिस से आपको कंफर्म करना है क्या बिल्डर इस तरह की प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है। अच्छा, कई बार बिल्डर के पास में खुद की इतनी इन्वेंट्री होती है कि वो किसी भी तरीके के ट्रांसफ़र को बंद कर देता है। ओके, तो उस टाइम जब अगर आपके नाम पर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो फिर वो सेल को आप एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? आप पेमेंट तो दे सकते हैं बट डॉक्यूमेंट आपके नाम पे नहीं हो पाएंगे। ओके, तो जब भी किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में आप ले रहे हैं तो बिल्डर के ऑफिस में जाके जरूर कंफर्म करिए क्या बिल्डर इस प्रॉपर्टी को हमारे नाम पर ट्रांसफर करेगा या नहीं। अगर वो कर रहा है तो आप ले सकते हैं, इसमें सेफ्टी में कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तो सेफ्टी में दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्डर आपके नाम पे ट्रांसफ़र कर रहा है नहीं कर रहा है ये चेक करना चाहिए। और कौन कौन से ऐसे लीगल स्टेप हैं वो हमें इस तरह के ट्रांजेक्शन में ध्यान रखने चाहिए? पहली बात तो ये कि प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट सही समय पे चल रहा है नहीं चल रहा है। ठीक है। बिल्डर की क्वालिटी के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर आप ट्रांजेक्शन में आते हैं तो फिर वापस होना बड़ा डिफिकल्ट काम होता है। सो ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है। साथ में फिर आपको ये चेक करना है जो सेलर है उसके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट है या नहीं है, उसने कोई बैंक लोन तो नहीं ले रखा है, अगर बैंक लोन ले रखा है तो उसको कैसे क्लियर ऑफ करेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता करनी है। फिर उसके बाद ही ट्रांजेक्शन में आपको जाना है, क्योंकि आपने पैसा देना है और प्रॉपर्टी आपके नाम पे आनी है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है। और कई जो बिल्डर्स होते हैं वो प्री लॉन्च में फ्लैट्स देते हैं, सॉफ्ट लॉन्च देते हैं, इन दोनों का पहले हमें डिफरेंस समझाइए हमारे दर्शकों को कि इन दोनों में क्या अंतर रहता है। सो बेसिकली प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च पहले हुआ करते थे। अब जब से रेरा आया है, रेरा ने इसके लिए हैवी पेनल्टीज रखी हुई हैं। ओके। तो आज की तारीख में जब तक रेरा नंबर नहीं आता है तो कोई भी बिल्डर किसी भी तरीके का मार्केटिंग मटेरियल मार्केट में नहीं दे सकता। ओके। इसके बावजूद भी कुछ बिल्डर्स ऐसा करते हैं कि मार्केट में एक रेंज ऑफ प्राइस पर्टिकुलर फ्लैट के लिए कोट करते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा मेरा फ्लैट में आपको 15 से 17 हज़ार रुपये के बीच में कुछ भी प्राइजिंग आएगी। वो इसके लिए करते हैं कि कैसे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। अगर रिस्पॉन्स ज़्यादा आ रहा है तो 17,000 रुपये कर देंगे प्राइजिंग उसकी, अगर कम आ रहा है तो 15,000 में आपको दे देंगे। तो वो केवल मार्केट को गेज करने के लिए वो एक आपसे एक EOI लेते हैं, जिसको क्या आपका इंटरेस्ट इस प्रोजेक्ट में है। ऑल्दो वो चेक क्लियर नहीं होगा, चेक तभी क्लियर होगा जब रेरा नंबर आ जाएगा। अच्छा, दूसरा उसमें और रहता है कि जब आपका अलॉटमेंट हो रहा है, जब डिटेल्स आपके पास आएंगी तो आप मना भी कर सकते हैं बिल्डर को कि साहब हमको नहीं चाहिए। तो ये आपको बिल्डर से पहले चेक करना है, EOI देने से पहले, चेक देने से पहले, कि अगर हमें पसंद नहीं आता है तो क्या मेरा पैसा वापस होगा या नहीं होगा। अगर वो बिल्डर किसी भी तरीके का आनाकानी करता है तो उस तरह के केस में फिर आप बिल्कुल मत जाइए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि वो जो प्री लॉन्च या लॉन्च जो भी हम सॉफ्ट लॉन्च बोल रहे हैं उसकी जो प्राइसिंग होती है वो लॉन्च से थोड़ी सी सस्ता होता है। उसका बेनिफिट लोग लेने के लिए उसको अपन ऑप्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं लोग। तो मतलब कि ये जो है एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट मंगा लेते हैं कि भाई आपकी दिलचस्पी जो है वो उस प्रोजेक्ट में है, और उसके बाद जो है ट्रांजैक्शन तभी होती है जब रेरा नंबर आ जाता है। बिल्कुल। अगर किसी भी रीजन से इस तरह की कोई ट्रांजैक्शन पाई जाती है और बिल्डर की तरफ से कभी कोई डिफॉल्ट होता है, रेरा नंबर आने में देरी होती है, आप शिकायत करते हैं तो बिल्डर ब्लैक लिस्ट भी हो सकता है, बिल्डर के ऊपर हैवी पेनल्टीज भी रेरा की तरफ से इम्पोज हो सकती हैं। ठीक है। तो यानी कि काफ़ी सारा जो है वो स्ट्रिक्टनेस रेरा की तरफ से रहती है। जब तक रेरा नंबर नहीं आ रहा है, हम तो हमेशा होम बायर्स को यही कहते हैं कि जब तक आप रेरा नंबर क्रॉस चेक ना कर लें उससे पहले किसी तरह का ट्रांजैक्शन ना करें। और इस तरीके के मामलों में तो जो ये प्री लॉन्च और सॉफ्ट लॉन्च पहले होते थे, इस तरीके के मामलों में तो आपको खास तौर पर जो है वो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट शो भी कर रहे हैं तो भी आप ध्यान रखिए कि ट्रांजेक्शन्स आपकी तभी फाइनलाइज होनी चाहिए जब रेरा नंबर आ चुका है। उससे पहले किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन जो है आपको फाइनलाइज नहीं करना है। ये आपकी अपनी भलाई के लिए हम आपको बता रहे हैं। क्या सुरेंद्र जी, इस बीच में हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे लेकर चलते हैं। जयपुर से नीलम अग्रवाल का पहला सवाल हमारे पास आया है। ये कह रही है कि मैंने अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक किया है, लेकिन अब बिल्डर जो है सुविधाओं को लेकर टालम टोल कर रहा है, तो क्या मैं शिकायत कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हैं आप रेरा से। बेसिकली जो भी कंप्लीशन सर्टिफिकेट देने वाली, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने वाली जो एजेंसी है, पहले तो उसको ही ध्यान रखना चाहिए था कि अगर सुविधाएं नहीं बनी हैं तो उसने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे कैसे दिया। क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद में सारी सुविधाएं बनने के बाद ही ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, ताकि जो रेजिडेंट्स हैं उनको बाद में कोई दिक्कत नहीं हो। सो आप ज़रूर इसकी शिकायत रेरा से कर सकते हैं और इसमें आपका पूरा रेरा आपकी पूरी हेल्प करता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप जो है शिकायत कर सकते हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ, चूँकि सुविधाओं की जो बारी आती है वो आखिर में सबसे पहले जो है बिल्डर वो पूरी करता है, तो क्या रेरा में जो है वो सुविधाएं जो भी देना चाह रहा है उसकी वो पूरी लिस्ट देता है और उनकी भी टाइमलाइंस जो होती हैं वो रहती हैं कि कब तक जो है वो क्लब बना कर देगा या कब तक जो है बाकी सुविधाएं बना कर देगा बिल्डर? जो 5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें उसको सारी सुविधाएं भी जो उसने क्लेम करता है वो उसको बना के देनी है। 5 साल के ड्यूरेशन के अंदर ही पूरा देना है। ठीक है। और अगर क्या होता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो बिल्डर उसको पार्ट में सेल ऑफ करता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसमें कई टाइम ऐसा होता है कि पार्ट 1 का उसने पोजीशन का ऑफर दे दिया, OC आ गया, और सुविधाएं पार्ट 2 या पार्ट 3 के बाद बनाने की कोशिश करता है वो। तो इस तरह के इसमें जरूर डिले हो जाता है,
अदरवाइज कोई छोटा प्रोजेक्ट है जिसमें कि एक बार में ही वो पूरा पोजीशन दे रहा है, तो आपकी पोजीशन लेने से पहले आपके पास में सुविधाएं वहाँ पे हो जानी चाहिए। ठीक है, तो पोजेशन से पहले जो है सुविधाएं होनी चाहिए। 5 साल की टाइमलाइन जो हमें अभी सुरेंद्र जी ने बताई है वो बता रहे हैं कि पूरे प्रोजेक्ट के लिए है, इंक्लूडिंग उसमें आपका फ्लैट बनकर भी आएगा और सारी सुविधाएं जैसे कि क्लब हो गया या फिर स्विमिंग पूल हो गया, पार्किंग हो गई, वो सारी फैसिलिटीज़ आपको जो है वो 5 साल के पीरियड में उसको बना के देनी ही देनी है। अगला सवाल ले लेते हैं, वाराणसी से अरुण यादव का है। ये कह रहे हैं कि मेरे बिल्डर ने कहा था कि मॉड्यूलर किचन मिलेगी, लेकिन अग्रीमेंट में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। अब वो वादे से मुकर रहा है, तो ऐसे में क्या किया जाए? इसमें आपके पास में अगर किसी भी तरीके का कभी कोई कम्युनिकेशन हो, बिल्डर ने कोई एडवर्टीजमेंट इस तरह किया हुआ हो जब आपने फ्लैट लिया उसके पहले का कि इस तरह का वो कुछ कमिटमेंट कर रहा है किसी एडवर्टीजमेंट में, आपको जब कोई समझाने के लिए आया था बिल्डर की तरफ से या ब्रोकर या डीलर की तरफ से, और उसने कहीं आपको कुछ कागज़ में लिख के ऐसा दिया हुआ हो, कुछ ना कुछ प्रूफ आपके पास होना चाहिए कि इस तरह की कोई बात आपके साथ हुई थी। अगर इस तरह की कोई भी डॉक्यूमेंट आपके साथ नहीं है तो बहुत पेचीदा मामला है, मतलब फिर आप शायद इसको भूल ही जाएं और अपने रहने की सुविधा के लिए अपना खुद का मॉड्यूलर किचन बनाएं। ठीक है, और यही वजह है कि जब भी हम ये शो करते हैं और हम आपको हमेशा इस बारे में जागरूक करते हैं कि अगर आप बिल्डर से किसी भी तरह का कोई वादा ले रहे हैं तो उसको लिखित में ज़रूर लीजिए। जब वो लिखित में होगा तभी जो है आगे आप उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं, जैसे कि इस मामले में भी हुआ। मॉड्यूलर किचन का वादा तो बिल्डर ने कर दिया था और हमने देखा अक्सर कि बेचने के टाइम पर जो है वो इस तरीके के अक्सर वादे कर भी दिए जाते हैं, लेकिन जब देने की बारी आती है तो वो सीधा कहते हैं कि हमने आपको कब कहा था। खैर, एक सवाल और ले लेते हैं। कोलकाता से अमृता घोष का है। वो कह रही हैं कि बिल्डर ने पोजीशन देने के बाद भी ओसी नहीं दिया है, तो क्या किया जाए? अमृता, कैसे होता है कि बेसिकली ये जो 2-3 इवेंट्स होती हैं वो सीरीज में होती हैं। पोजीशन सबसे लास्ट इवेंट है, ओके। उसके पहले रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और रजिस्ट्रेशन के लिए इसका ओसी आ जाना चाहिए। तो अगर आप बिना ओसी के, बिना रजिस्ट्रेशन के आप यदि प्रॉपर्टी में रह रहे हैं तो आप इलीगली रह रहे हैं। तो ये आपकी तरफ से डिफॉल्ट हो रहा है कि आपने पोजीशन लिया क्यों। बिल्डर ने ऑफर किया है लेकिन बिना ओसी के और बिना रजिस्ट्रेशन के आपको नहीं लेना चाहिए। ठीक है। कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि जहाँ की अभी रजिस्ट्रेशन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, कुछ लेकुना है, तो उस केस में एक एग्रीमेंट टू लीज करके एक डॉक्यूमेंट बनता है। अगर वो डॉक्यूमेंट भी नहीं बन रहा है तो आपको पोजीशन बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। ठीक है। आपके पास में, क्योंकि रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में ये लॉ है कि पोजीशन विदाउट रजिस्ट्रेशन इज इलीगल। ओके। और ओसी नहीं आया है तो रजिस्ट्री तो उसकी हो ही नहीं सकती। आपने बेसिकली बिना ओसी के पोजीशन आपने जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में ले लिया है, और अदरवाइज दिस इज नॉट द वे टू गो। ठीक है, तो यहाँ पर होम बायर्स को भी जागरूक होने की ज़रूरत है कि जब तक आपके पास ओसी यानी कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट नहीं आ रहा है तब तक आपको पोजीशन नहीं लेना है, क्योंकि बिना ओसी के आप पोजीशन नहीं ले सकते। जब तक पोजीशन नहीं, उसके बाद रजिस्ट्री जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है हमें भेजना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम आपके सवालों को शामिल करें और सुरेंद्र जी से आपके सवालों के जवाब दिलाएं, तो तरीका बहुत सिंपल है। आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं। आपको सबसे पहले व्हाट्सएप के मैसेज बॉक्स में जाना है, वहां पर लिखना है प्रॉप, PROP, यानी कि प्रॉपर्टी का शॉर्ट फॉर्म, और उसके बाद अपने सवाल जो है 9354027995 पर हमें भेजने हैं। इसके अलावा एक्स और फेसबुक के जरिए भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं, और यूट्यूब के शो के हमारे लिंक के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहां पर भी अपने सवाल जो है वो आप हमें टाइप करके भेज सकते हैं। हम यूट्यूब से भी आपके सवाल जरूर पिक करेंगे। तो सुरेंद्र जी के साथ मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन इस बीच में मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। आइए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक हमें ये बता रहे हैं कि देश के प्रमुख शहरों में रेडी टू मूव इन और अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी की कीमतों में ग्रोथ कैसी रही है? थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ सवालों का जवाब आपको ढूंढना और पूछना बहुत ज़रूरी है, वरना आगे चल के आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कौन से हैं वो सवाल, चलिए एक एक करके आपको स्क्रीन के जरिए हम लोग यहाँ पर समझाते हैं। तो क्या प्रोजेक्ट जो है वो रेरा से रजिस्टर्ड है कि नहीं? अगर ये रजिस्टर्ड होगा तो फिर ज़्यादा एक तरह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आपका प्रॉपर्टी सेफ है। दूसरे अगर पॉइंट्स की तरफ बढ़ें तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्डर का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि जो बिल्डर है उसने इससे पहले कितने प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है, कितनी टाइमली उसने डिलीवरी की है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कितनी ऑक्यूपेंसी है, यानी कि प्रोजेक्ट जो आपका जिसमें आप रहेंगे उसमें ऑलरेडी ऑक्यूपेंसी जो है वो कितनी है, कितने लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जिससे कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि चलिए ठीक है, अब
कई सारे लोग अगर रह रहे हैं तो आप भी एक तरह से उसमें जाके रह सकते हैं। क्या एग्रीमेंट में सभी बातें लिखे गए हैं, यानी कि जैसे स्विमिंग पूल हो गया, आपका क्लब हो गया, आपका जिम वगैरह हो गया, ये सारी जो एमिनिटीज़ हैं ये आपके एग्रीमेंट में लिखी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे चल के कभी कभी ये होता है कि वो अगर नहीं होती तो आप एक तरह से उसमें परेशान हो जाते हैं। एग्रीमेंट में एमिनिटीज़ की समय सीमा क्या है, जैसे कि एमिनिटीज़ की जो बात की तो वो कब कब आपको डिलीवर की जाएगी या फिर कब कब वो पूरी हो जाएंगी, तो ये उसकी जो डेट है वो भी सब एमिनिटीज़ की समय सीमा वहाँ पर आपके एग्रीमेंट में लिखी होनी चाहिए। पेमेंट प्लान और पेनल्टी क्लॉज पढ़कर साइन करें। पेमेंट जो आप जो जैसे करते हैं 40-40-20 करके, अगर सपोज करिए कि अगर ये आपका पेमेंट प्लान है तो इन केस अगर आप मिस आउट कर जाते हैं या फिर पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो उसमें जो पेनल्टी होगी वो क्या रहेगी, ये सब क्लॉज वगैरह आपको उसमें अपने एग्रीमेंट में मेंशन होने चाहिए। इसके बाद आखिरी देखते हैं तो टोकन मनी पर लिखित रसीद और रिफंड शर्तें ज़रूर पड़ें, यानी कि जो एडवांस में पेमेंट आपने किया हुआ है, अगर आपको प्रोजेक्ट वैसे पसंद अगर नहीं आता है आगे चल के तो फिर इनके उस केस में आपकी जो रिफंड पॉलिसी होगी, जो पैसे वापस होने होंगे तो उसकी क्लॉज क्या होते हैं, उसमें पेनल्टी क्या होगी, ये सब चीज़ें भी आप उसमें ज़रूर पता करें और पूछें उनसे। इसके बाद अब ये जानते हैं कि प्रोजेक्ट में प्राइस ग्रोथ का क्या हाल रहा है, कि मतलब जो H1 है यानी कि जो इस साल के पहले 6 महीने हैं उनमें जो मेट्रो सिटीज़ हैं उनमें प्राइस ग्रोथ कैसे एक तरह से रही है, ये भी जान लेते हैं। तो जो पूरे हुए प्रोजेक्ट हैं और अंडर कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर हम लोग एक तरह से बात करेंगे तो दिल्ली में अगर आप देख सकते हैं कि जो पूरे हुए प्रोजेक्ट हैं उसमें प्राइस अप्रिसिएशन जो हुआ है वो 5 से 11% तक एप्रिसिएशन देखने को मिला है। गुरुग्राम की अगर बात करें तो पूरे हुए प्रोजेक्ट की जो प्राइस एप्रिसिएशन हुई है वो 6 से 21% तक की प्राइस एप्रिसिएशन, यानी जो प्रोजेक्ट्स हैं वो इतने तक इसके दाम बढ़े हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो 1 से 33% तक के इसके प्राइस एप्रिसिएशन देखने को मिले हैं। नोएडा की अगर आप बात करेंगे तो फिर यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं उसके 7 से लेकर 27% तक के उसके जो प्राइस हैं वो अप्रिशिएट हुए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 6 से 17%। मुंबई की अगर बात करें तो 1 से 7% पूरे हुए प्रोजेक्ट के प्राइस अप्रिसिएशन हुए हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन की यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 40 से 44% तक के इसके प्राइस अप्रिसिएशन देखने को मिले हैं। बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स पूरे हो गए हैं उनमें H1 में 30 से 32% तक के प्राइस बढ़े हैं। वहीं अंडर कंस्ट्रक्शन की बात करें तो 32 से 35% तक के इसके प्राइस में बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो ये है कुल मिला के इस पूरे जो प्राइस हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी प्राइस एप्रिसिएशन के बाद। उससे पहले जो हम लोगों ने आपको बताया कि जब भी आप प्रोजेक्ट में आप अपने घर लेने की कोशिश अगर ले रहे हैं तो उसमें आप कैसे कैसे सवाल आपको एक तरह से बिल्डर से, डेवलपर से पूछने चाहिए। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। वापस मैं सुरेंद्र जी के पास चलती हूँ। सुरेंद्र जी, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट जो है क्या उन्हें रीसेल किया जा सकता है, और अगर हम रीसेल करने जा रहे हैं तो क्या हमें बिल्डर का पहले अप्रूवल लेना पड़ता है? सो बेसिकली रीसेल बिल्कुल किया जा सकता है। आज हमने कोई प्रॉपर्टी ली है और हमको कुछ फंड्स की ज़रूरत हो रही किसी भी रीज़न से, हमारे प्लान्स चेंज हो गए तो हमें फंड्स चाहिए हैं, तो हम अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए हमेशा स्वतंत्र हैं। लेकिन फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि बिल्डर कई बार आपको ट्रांसफ़र नहीं करके देता है। ओके। उसकी तरफ से ट्रांसफ़र की मनाही रहती है। अगर बिल्डर कोई ऐसा है जो ट्रांसफ़र की मनाही कर रहा है तो उस तरह का प्रॉपर्टी लेके आप पैसा दे देंगे बट आपके नाम ट्रांसफ़र नहीं होगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो बिल्डर से आपको ज़रूर पूछना चाहिए। और अगर बैंक लोन आप ले रहे हैं तो उसके पहले बिल्डर से एक एनओसी लेनी पड़ती है बैंक लोन रिलीज कराने के लिए, तो वो भी बिल्डर का एक अप्रूवल माना जाता है। सो आप इस बात का ध्यान रखें कि आप बिल्डर से कंफर्म करें कि वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। ठीक है, तो बिल्डर से आपको ज़रूर जो है ये चेक करना चाहिए कि ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है या नहीं है। जब एक बार बिल्डर का अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद जो है अगर आपको कैश की लिक्विडिटी की ज़रूरत है तो ही आप जो है वो रीसेल में जो है अपना फ्लैट लगा सकते हैं, अगर आपने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में इस तरीके का फ्लैट अपार्टमेंट जो है वो ख़रीदा हुआ है। अच्छा सुरेंद्र जी, बिल्डर्स जो है कई बार हमें बहुत सारे पेमेंट के भी प्लान्स देते हैं, तो उनमें भी थोड़ा बताइए कि क्या होते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है। जैसे फ्लेक्सी प्लान हो गया, CLP हो गया, डाउन पेमेंट होती है, ये थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाइए। जो CLP होता है वो कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान होता है कि बिल्डर बोलता है कि जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन करते जाएंगे वैसे वैसे आपसे हम पैसे लेते जाएंगे। कोई 5% 10% की एक इंस्टॉलमेंट बना देते हैं, कोई सर्टेन स्टेप्स के ऊपर, सर्टेन माइलस्टोन्स के बाद, तो उसको ये बेसिक प्लान है। लेकिन कई बार बिल्डर अपने फंड्स को कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि फंड्स मेरे पास अभी ज़्यादा आ जाएंगे तो हम तेज़ी से काम कर पाएंगे, तो इसके लिए वो एक डाउन पेमेंट प्लान की बात करता है। ओके। सो उसमें एक सर्टेन वो 10%, 12%, 15% का जो भी प्राइस होती है उस पर एक डिस्काउंट देता है। ठीक है कि आज अगर आप मुझे 80%, 90% पेमेंट जो भी उनका प्लान रहता है वो देते हो तो हम इतना सस्ता फ्लैट आपको दे देंगे, इतना आपको डिस्काउंट दे देंगे। वो उसको आप ब्याज मान लें जो आप पैसा दे रहे हैं या कुछ भी मान लें आप, तो वो एक डाउन पेमेंट प्लान हो जाता है कि आपने 90% पेमेंट दिया, 10% आपने पोजीशन के टाइम पे दे दिया। ठीक है।
और बिल्डर ने आपको सर्टेन डिस्काउंट दे दिया, ओके, सो वो डाउन पेमेंट प्लान हो गया। इसके बाद और प्लान होते हैं, एक टाइम लिंक प्लान बोलते हैं। ठीक है। टाइम लिंक प्लान में क्या बोलते हैं वो कि साहब हम आपसे हर 3 महीना प्लान लेंगे। वो थोड़ा डेंजरस प्लान है, अच्छा, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होगा उसकी कोई कमिटमेंट नहीं है। ठीक है, वो बिल्डर डिमांड कर लेगा क्योंकि उसका टाइम लिंक प्लान है, हर 3 महीने पेमेंट चाहिए, 6 महीने पेमेंट चाहिए, ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन की कोई बात नहीं कर रहा होता उसमें वो। ठीक है। सो बेसिकली इसमें क्या होता है कि भाई वो टाइम से जुड़ा हुआ है कि हर 3 महीने में, जैसे हमारी ईएमआई जाती है तो बस ये हर 3 महीने So, में पेमेंट पेमेंट जुड़ा हुआ जा है, रही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं जुड़ा उसके लेकिन साथ। कंस्ट्रक्शन कितनी हो रही है ये है हम नहीं। ये कहीं मेंशन नहीं करता फिर वो। ठीक है, अब जो चौथा प्लान होता है वो फ्लेक्सी प्लान होता है। फ्लेक्सी प्लान में वो क्या बोलते हैं कि साहब आज आप मुझे 30% दे दीजिए, 40% तब दे दीजिए जब मैं आपसे 18वें फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा, और बाकी 25-30% तब दे दीजिए, हम रजिस्ट्री कराएंगे। तो इसको फ्लेक्सी प्लान बोलते हैं, ओके, ताकि एक फ्लेक्सिबिलिटी रहे आपके पास में कि अभी कम गया है, बाकी पैसा मुझे 2 साल बाद 3 साल बाद देना है, ठीक तो है। एक कंफर्ट लेवल देने के लिए कि फ्लेक्सी प्लान लेके आ जाते हैं। ठीक है। और अगर मैं ये चारों की बात करूं, जैसे आपने सारे बड़े अच्छे से हमें समझा तो दी, तो चारों में से एक होम बायर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहता है, कौन सा उसके लिए सही रहता है, जिसमें उसके लिए कम रहता है खतरा कि भाई कहीं आगे डिफॉल्ट हो गया तो कहीं दिक्कत ना हो जाए, या फिर बिल्डर ने अगर डिले कर दिया तो मेरे लिए दिक्कत ना हो जाए, तो चारों में से सबसे बेटर कौन सा है? सो आप उसमें फ्लेक्सी प्लान को यदि आप चूज करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है वो, ठीक, क्योंकि आपको शुरू में कुछ पैसा देना है, फिर जो मेजर पैसे देने हैं वो बाद में देने होते हैं। अच्छा अच्छा, और डाउन पेमेंट में जो है वो मैक्सिमम पैसा चला जाता है, तो रिस्क बढ़ जाती है आपकी। तो उसमें रिस्क बढ़ जाता है। तो फ्लेक्सी प्लान जो है वो आपके लिए बेटर साबित हो सकता है। डाउन पेमेंट जैसा कि सुरेंद्र जी ने बताया कि कहीं ना कहीं इसमें रिस्क जो है वो ज़्यादा रहता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम पैसा जो है आपको शुरू में ही देना होता है। अच्छा, कई बार जो होता है कि हम ये भी मान के चलते हैं, और हमने देखा कि हमारे बहुत से ऐसे होम बायर्स भी होते हैं जो ये सोचते हैं कि अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए बैंक जो है हमें लोन दे रहा है तो इसका मतलब वो प्रोजेक्ट सब सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली बैंक प्रोजेक्ट को देख के ही सैंक्शन करते हैं, लेकिन कई बार कॉमर्शियल एंगल देख के भी सैंक्शन कर देते हैं। आपको बैंक लोन से ज़्यादा जरूरी है कि रेरा का नंबर उसका हो। अच्छा, अगर रेरा नंबर है तो इसका मतलब क्या है कि सारे अप्रूवल्स उसके हैं। अगर रेरा नंबर है तो उसको कोई भी बैंक लोन करेगा, लेकिन अगर रेरा नंबर नहीं है उसके बाद ही कोई बैंक अप्रूव कर रहा है तो उसमें 2 या 3 बैंक होंगे जो अप्रूव कर रहे होंगे, जहाँ से उनका कोई कॉमर्शियल एंगल बनता होगा। ठीक है। और शायद यही वजह है कि बिल्डर्स जो होते हैं वो रेरा नंबर ही सबसे पहले जो है वो ट्रैक करते हैं आजकल कि भाई हमें रेरा नंबर जो है वो पहले मिल जाए। पहले जबकि हम देखते थे कि इस पे जब भी बिल्डर्स अपनी एडवर्टीजमेंट करते थे तो ये करते थे वो लोन की, भाई हमें इस बैंक से भी आपको लोन मिल जाएगा, इससे भी मिल जाएगा। ठीक है। और ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें कई बार जो होते हैं वो बिल्डर्स बड़े सारे वादे कर देते हैं कि आपको मॉड्यूलर किचन अगर इस रंग की चाहिए तो हम आपको ऐसी बना देंगे। अगर आजकल जो है लोग वॉशरूम्स वगैरह बहुत अच्छे से बनाते हैं, हाँ, तो कस्टमाइजेशन जो है वो बिल्डर अगर हमें कह रहा है कि वो करके देगा तो क्या ये हमें अग्रीमेंट में लिखवा लेना चाहिए कि किस तरीके से जो है इसमें आगे बढ़ना चाहिए? सो ये कस्टमाइजेशन की बात नहीं है। बिल्डर अगर आपसे कोई भी कमिटमेंट कर रहा है तो उसको बिल्डर बायर एग्रीमेंट में आपको लिखवाना ही चाहिए। ओके। क्योंकि बाद में बिल्डर आपसे बोल भी सकता है कि नहीं साहब वो कस्टमाइजेशन वाला प्लान मैंने कैंसिल कर दिया, आप सबको हम सेम फ्लैट देंगे। सो अगर उसने कस्टमाइजेशन बोला है, क्योंकि कस्टमाइजेशन में बिल्डर की कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ जाती है। अभी एक सर्टेन कलर का पेंट उनको सारे फ्लैट में करना है तो वो बल्क में लेंगे तो वो सस्ता आएगा, लेकिन अगर वो 10 कलर में लेना है तो वो थोड़ा सा हल्का सा प्राइसिंग का डिफरेंस आ सकता है। तो आपको कस्टमाइजेशन हो या कोई भी चीज़ हो, मान लीजिए बिल्डर ने बोला कि मैं सब 2 पार्किंग दूंगा, तो 2 पार्किंग लिखी हुई होनी चाहिए, ऐसा नहीं एक ही पार्किंग लिखी हुई है। अगर उसने बोला मैं इतने किलोवाट का पावर बैकअप दूंगा तो वो लिखा हुआ होना चाहिए। जो लिखा हुआ है वही सही है, क्योंकि बिल्डर के यहाँ पे बेसिकली जो आपको कमिटमेंट बंदा करता है वो एक बिल्डर का सेल्समैन होता है। अगर बिल्डर के सेल्समैन ने कोई कमिटमेंट आपको कर दिया और वो उसने जॉब छोड़ कहीं और जॉब कर ली तो उस कमिटमेंट को पूरा कौन करेगा? अदरवाइज भी अगर हम बात करें तो किसी बिल्डर के यहाँ सेल्स के लोग अलग होते हैं, एग्जीक्यूशन के लोग अलग होते हैं, बैक ऑफिस के लोग अलग होते हैं, तो कौन बंदे ने क्या कमिटमेंट की वो आगे कैसे जाएगा, वो कमिटमेंट लिखा हुआ होगा तो सबको मानना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत सही बात की है कि हमें जो है हमेशा अगर कोई भी कस्टमाइजेशन बिल्डर जो है वादा कर रहा है तो हमें उसको ना बिल्डर बायर एग्रीमेंट में ज़रूर लिखवा लेना चाहिए। मौखिक वादों पे तो बिल्कुल जो है किसी को भी यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आपको लिखित में जो है वो बिल्डर वादा नहीं दे रहा। खैर, इस बीच में हमारे पास कुछ और हमारे दर्शकों के भी सवाल आ गए हैं, तो कुछ और सवालों को भी ले लेते हैं। इंदौर से रुचिका राठौर का सवाल है, ये कह रही है कि मुझे पोजेसन जो था वो 2024 में मिलना था, अब कह रहे हैं कि 2027 में मिलेगा, तो क्या मैं रिफंड मांग सकती हूँ? बिल्कुल मांग सकती हैं।
आप रेरा में जाएं और अपना रिफंड की डिमांड करें, रिफंड विद इंटरेस्ट की बात करें, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट बिल्डर की तरफ से हो रहा है। सो बिल्डर की जिम्मेदारी बनती थी कि ऐसा उसने अगर बोला था कि 2024 में पोजीशन देना है तो 2024 में पोजीशन उसको देना चाहिए था जी। अगर वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो आप हैं जो कि इसकी डिमांड कर सकते हैं कि मुझे नहीं चाहिए अब फ्लैट, मेरी नीड उस फ्लैट की अब नहीं है, आप मेरा पैसा वापस करें और विद इंटरेस्ट करें। ये आपको देखना है, कई बार जो आपको विद इंटरेस्ट पैसे मिल रहे होते हैं उससे ज़्यादा मार्केट की कॉस्ट हो जाती है, मार्केट में उसकी वैल्यूएशन ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ओके। तो मार्केट में अगर वो प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छे पैसे में बिक रही है, जो रिफंड आना उससे ज़्यादा, तो आप रिफंड के लिए लीगल आपको बैटल में जाना पड़ेगा, आपको रेरा में जाना पड़ेगा, 2-4-6 महीने वहाँ जाने लगेगा। और अगर रीसेल में ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है तो गो फॉर रीसेल, आप लीगल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको। ये आपने बहुत अच्छा जो है वो एक सुझाव दिया है कि अगर आपको लगता है कि रिफंड से ज़्यादा जो है आपको फ़ायदा इसमें हो रहा है कि आप अपने फ्लैट की जो है रीसेल कर रही हैं और उसके बाद आपको ज़्यादा बेहतर पैसे मिल रहे हैं, तो रीसेल कर लीजिए और उसमें जो है आप लीगल मामलों में भी नहीं रहेंगे इन्वॉल्व। अगला सवाल ले लेते हैं पटना से मीनाक्षी सिन्हा का। ये कह रही है कि क्या पोजेशन से पहले भी बिल्डर जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस वसूल कर सकता है? ये बहुत ट्रिकी सवाल है। बिल्कुल कर सकता है। अच्छा। बेसिकली क्या होता है कि अगर उसके पास में ओसी आ गया है और वो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के लिए तैयार है, उसने आपको चिट्ठी दे दी कि आप रजिस्ट्रेशन कराइए, लेकिन अगर आप 1 साल तक रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं और 1 साल बाद जब रजिस्ट्रेशन करा के पोजीशन ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि जब हमने पोजीशन लिया तब से मेरा मेंटेनेंस शुरू हो, लेकिन बिल्डिंग का या पूरे कैंपस का मेंटेनेंस तो पहले दिन से शुरू हो गया जी। इसमें बिल्डर की कोई गलती नहीं है कि आप 1 साल डिले करके रजिस्ट्री करवा रहे हैं। तो आपको मेंटेनेंस तो जिस दिन उसने लेटर दे दिया कि आपका फ्लैट रजिस्ट्री के लिए तैयार है, तो आप मान के चलिए उस दिन से आपका मेंटेनेंस शुरू हो गया। ओके। तो आपने पोजीशन भले ना लिया हो, लेकिन आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसका प्रोजेक्ट रजिस्ट्री के लिए तैयार नहीं है, उसके बावजूद वो आपसे मेंटेनेंस मांग रहा है, तो फिर आप क्लेम विलेम कर सकते हैं। आप NCDRC और कोर्ट वगैरह में या रेरा में जाके बात कर सकते हैं कि सब तैयार नहीं है और मेंटेनेंस मांग रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन आपने पैसा ना लिया हो। ठीक है। तो यानी कि अगर बिल्डर ने सारी सुविधाएं बनाकर रख दी हैं और आपको कह रहा है कि आप पोजीशन ले लीजिए, तो उसके बाद उसका हक है कि वो आपसे मेंटेनेंस मांगे। लेकिन अगर बिल्डर की तरफ से जो है वो अभी तक प्रोजेक्ट जो है पूरी तरह से तैयार नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ नहीं आपको मिल रही है और उसके बावजूद अगर वो आपसे कह रहा है कि भाई पहले आप मेंटेनेंस दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं उसकी तरफ से गलत है और इसके खिलाफ जो है आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। आखिर में मैं 1-2 चीज़ें आपसे समझना चाहूँगी। देखिए, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स को लेकर ना आज भी हमारे सबके मन में थोड़ा सा एक डर होता है कि पता नहीं कब पोजीशन मिलेगा, नहीं मिलेगा। रेरा के आने के बाद स्थिति तो काफ़ी सुधर गई है, लेकिन जो व्यक्ति घर खरीदने जा रहे हैं और ख़ासतौर पर अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं, तो उन्हें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यानी कि दस्तावेज जो हैं वो अच्छे से जाँचने चाहिए और उसके बाद जो है ऐसे फ्लैट खरीदने चाहिए? सबसे पहला तो डॉक्यूमेंट रेरा है। एक्चुअली रेरा इज द फाइनल डॉक्यूमेंट। सारे अप्रूवल्स मिलने के बाद ही रेरा मिलता है। रेरा मिलने का मतलब है कि उसके बाकी जो अप्रूवल्स थे, मैप सैंक्शन होना, एयरपोर्ट अथॉरिटी से NOC आना, कोई भी लीगल लैंड के बारे में कोई डिस्प्यूट होना, वो सब कुछ क्लियर है। ओके। अगर आप रीसेल में ले रहे हैं तो फिर आपको जो भी पुराना जो आपको बेच रहे हैं, जो सेलर्स हैं, उनके डॉक्यूमेंट आपको चेक करने हैं कि उनका बिल्डर बायर एग्रीमेंट बराबर है या नहीं है। ठीक है। उन्होंने जो पैसा बिल्डर को देना था उतना दिया या नहीं दिया। उसने कोई बैंक लोन तो नहीं लिया हुआ है पहले से। अगर बैंक लोन होगा तो उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। ठीक है। और बिल्डर के पास में भी एक ट्राई पार्टी एग्रीमेंट बैंक से होता है, उसकी कॉपी होगी। तो बिल्डर भी बता देगा कि इस पर कोई लोन है। ठीक है। तो वो लोन क्लियर होना चाहिए। तो ये ही डॉक्यूमेंट है जो आपको देखने हैं, बाकी इसमें और जो कुछ होता नहीं ज़्यादा देखने को। ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है जो आपको ज़रूर अच्छे से चेक करनी चाहिए। और अगर मैं आखिर में समझना चाहूँगी कि बिल्डर ने अगर अपनी तरफ से कुछ डिले कर दिया है, बिल्डर जो है वो प्रोजेक्ट टाइम से नहीं दे पा रहा है पोजीशन का, जैसा कि आपने कहा 5 साल की टाइमलाइन होती है, तो हम रेरा में जा सकते हैं। रेरा में जाकर हमें कैसे शिकायत अपनी दर्ज करानी चाहिए, क्या उसकी पूरी प्रक्रिया रहती है? रेरा में आप बेसिकली रेरा के पोर्टल पे जाके आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए बहुत सारे एडवोकेट्स भी हैं जो अपनी सहायता देते हैं। ओके। तो आप उनकी सहायता भी ले सकते हैं। और अदरवाइज आप डायरेक्टली भी आप रेरा के पास अप्रोच कर सकते हैं विदाउट एनी एडवोकेट। बट एडवोकेट के रहने से फ़ायदा ये होता है कि वो उसको पर्टिकुलर पॉइंट पता होते हैं कि किस पॉइंट पे हमको क्या बात करनी है। रेरा कौन सी, जो रेरा के जज बैठे हैं या जो लोग बैठे हैं वो किस भाषा को समझेंगे। ओके। एक एडवोकेट रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। बट रेरा के लिए स्पेसिफिक कुछ लोगों ने अपने आप को एक्सपर्टाइज कर दिया है, तो उनकी हम हेल्प ले सकते हैं।
ठीक है, तो कुछ लोगों की जो है आप मदद ले सकते हैं। अगर कोई एडवोकेट को आप इन्वॉल्व कर लेंगे तो आपके लिए भी बेहतर रहेगा कि भाई आप रेरा में जो आकर जो है वो कंप्लेन कर सकते हैं, अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं अगर बिल्डर ने अपनी तरफ से प्रोजेक्ट जो है वो डिले कर दिया है। जो 5 साल का एक टाइमलाइन उसे दिया गया था, अगर उसमें उसने कंप्लीट नहीं किया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी आपका, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े। आपने बहुत अच्छे से जो है हमारे तमाम दर्शकों को ये समझा दिया है कि अगर वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट खरीद रहे हैं तो अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो रेरा रजिस्टर्ड है तो कहीं ना कहीं रेरा का साथ जो है उन्हें मिलता ही रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू पल्लवी, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। तो याद रखिए कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी सिर्फ इसलिए नहीं खरीदें कि बल्कि उसकी कीमत कम है, बल्कि ये चीज़ देखें कि भाई अग्रीमेंट क्या कहता है। देखिए, अग्रीमेंट को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, रिफंड की कंडीशंस जो है वो आपको समझनी चाहिए, अम्यूनिटीज़ की टाइमलाइन जो है उसको भी देखना चाहिए। यानी कि आपको हर पहलू को अच्छे से समझना चाहिए और उसके बाद ही निवेश करना चाहिए। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे प्रॉपर्टी जंक्शन में एक और नए मुद्दे के साथ, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई हर बात बताएंगे और आपकी हर कंफ्यूजन को दूर करेंगे। तब तक देखते रहिए अमर उजाला द बोनस।